नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। वक्फ माफियाओं पर धामी सरकार की स्ट्राइक, जल्द वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स ने दिए साफ संकेत, संपत्तियां दर्ज न करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। देहरादून में एमडीडीए की अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, रेस कोर्स क्षेत्र में बहुमंजिला व्यावसायिक भवन सील, बिना स्वीकृति मानचित्र के कराया जा रहा था निर्माण। उत्तराखंड कांग्रेस में महाभारत, धीरेन्द्र प्रताप ने कांग्रेस नेताओं को दी नई उपाधि, हरीश रावत को बताया युधिष्ठिर, यशपाल आर्य की तुलना भीम और प्रीतम से को बताया अर्जुन। उत्तराखंड में विकास को मिली रफ्तार, शहरी निकायों, पंचायतों और कुंभ के लिए सीएम ने दिए 1096 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की तैयारी थे, 2027 से मिलेगी नियुक्तियां। उत्तराखंड में अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की रोकी सरकारी सहायता राशि, 10 संचालकों ने दिया बंदी का नोटिस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में अवैध कब्जों और भूमाफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा रुख जारी है। अब प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने वालों की खैर नहीं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ बोर्ड के उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज न कराने वालों को वक्फ माफिया की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके खिलाफ धामी सरकार का पीला पंजा गरजने के लिए तैयार है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के बाद प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को नए सिरे से पोर्टल पर डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए, तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां, जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। रुक करते अगली खबर का। स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा और छुट्टी के समय लगातार हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए लक्सर प्रशासन ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। लक्सर के उप जिलाधिकारी एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने छात्रों की जान जोखिम में डालने वाले भारी वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि स्कूल की छुट्टी के दौरान यानी दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़क पर किसी भी प्रकार के भारी वाहन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जब तक छात्र छात्राएं सड़क से सुरक्षित अपने घरों को नहीं पहुंच जाते तब तक सभी भारी वाहनों को सड़क किनारे खड़ा होना होगा। इस तरीके का एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। उस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर के मेरे द्वारा अभी एक परसों मीटिंग की गई है और उस मीटिंग में हमने एआरटीओ, खनन विभाग और संबंधित थाने के अधिकारी और इसके अतिरिक्त हमने जनप्रतिनिधि को
व्यापार मंडल, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, ईओ, सबको जो है बुलाया था, गणमान्यों को भी बुलाया था। और हमने जो है इस पर जो है सभी लोगों से बातचीत की और सर्वसम्मत से ये हल निकला कि स्कूल बंद होने के समय यानी 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटे पूरे तहसील अंतर्गत कोई भी हैवी वाहन और खासकर जो है खनन सामग्री वाला वाहन ये जो है परिवहन नहीं करेगा। रुक करते अगली खबर का। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तुलना महाभारत के पांडवों से कर नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। धीरेन्द्र प्रताप ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को युधिष्ठिर की संज्ञा दी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य को भीम और प्रीतम सिंह को अर्जुन बताया। इसके अलावा हरक सिंह रावत और करण मेहरा को नकुल और सहदेव की उपाधि से नवाजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ये सभी नेता एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। धीरेन्द्र प्रताप ने दावा किया कि कांग्रेस संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार से नाराज है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता आगामी चुनावों पार्टी को मजबूती देगी और भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। 2027 का मुद्दा हमने ढूंढ लिया। अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म हो गया, वो उसका धीरेन्द्र प्रताप जिम्मेदार है। मुझे फांसी चढ़ा दो। अरे भाई, इसके कोई थे ना। कौन है वीआईपी पुष्कर धामी जी, बताइए कब बताएंगे? यानी कि जब हम सब मर जाएंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। कल एक आंदोलनकारी अनिल जवान आंदोलनकारी मर गया, आंदोलनकारियों के लिए आप कुछ तैयार नहीं, ना उनका आरक्षण देने के लिए तैयार है। रुक करते अगली खबर का। खबर डोईवाला से है, जहां देर शाम दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार 4 महिलाएं ग्राहक बनकर ज्वेलर्स की दुकान में पहुंची और मौका मिलते ही सोने की चेन से भरी ट्रे लेकर फरार हो गईं। बताया जा रहा है कि ट्रे में करीब 6 सोने की चेन रखी हुई थी, जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। घटना के बाद दुकान में अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों में हड़कंप फैल गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में चारों संदिग्ध महिलाएं साफ दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने में जुट गई है। सूचना मिलने पर डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के बाजार और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों के भागने के रास्ते और पहचान का पता लगाया जा सके। घटना के बाद व्यापारियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों ने बाजार क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। ऋषिकेश रोड की तरफ ही है। मैं जैसे देखा मैं पूछा और ये निकले, पहले खड़े होकर देखा इधर वाले कैमरे से आ जाएगी इस टाइम पे। 1 सेकंड में टाइम देखो क्या किसी रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने रायवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली रायवाला में दर्ज शिकायत के अनुसार चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर स्कूटी और नकदी चोरी कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसके आधार पर पुलिस ने नेपाली फार्म क्षेत्र से अंकित और बजेंद्र नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने नशे की लत के कारण चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार आरोपी विजेंद्र का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। दून पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
रुक करते अगली खबर का खबर देहरादून से, जहां चंपावत मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 16 वर्षीय बच्ची को बैला फुसलाकर राजनीतिक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया है। रुचि भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई जनमुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह इस तरह की घटिया राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बच्ची की मानसिक स्थिति से खिलवाड़ किया गया, जिसका उसके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि चंपावत पुलिस द्वारा की गई एसआईटी जांच और मजिस्ट्रेट बयान में किसी भी प्रकार की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी इस मामले में संवेदनशील है, लेकिन कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के मुद्दाविहीन प्रयासों से कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है। और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। रुक करते अगली खबर का खबर देहरादून से, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में मिली सफलता के बाद पार्टी अब उत्तराखंड में बंगाल मॉडल को अपनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने बताया कि पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख संरचना को और अधिक मजबूत करेगी, जिससे 2027 में भाजपा की जीत सुनिश्चित की जा सके। कुंदन परियार के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं का लंबे समय से किया गया परिश्रम, बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और लगातार छोटी छोटी बैठकें रही हैं। इसी मॉडल को अब उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख संरचना पहले से मजबूत है, लेकिन अब इसे और अधिक सशक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महीने मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर नियमित बैठकें होंगी। इसके अलावा हर 2 महीने में कोर ग्रुप की बैठक भी आयोजित की जाएंगी। भाजपा का लक्ष्य मंडल, जिला, बूथ और शक्ति केंद्र को सक्रिय कर 2027 में एक बड़ी और सुनहरी जीत हासिल करना है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है,
उस विजय के पीछे ये कारण है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बरसों से एक लंबे परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर छोटी छोटी बैठकें हों और हमारे जो बूथ की संरचना है, बूथ कमेटी को बनाने से लेकर बूथ कमेटी के सभी हमारे सदस्यों को सक्रिय करने तक और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख की जो संरचना वहाँ पर उन्होंने लागू किया था। निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम पहले से भी इसको करते आ रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल की जीत से और अधिक प्रभावित होकर के हमारी जो पन्ना प्रमुख की संरचना है, उस संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। रुक करते अगली खबर का खबर देहरादून से, जहां चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को साजिश बताने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यदि पुलिस 24 घंटे में सच सामने ला सकती है तो इस कथित साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी जनता के सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के मामलों में किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुरेंद्र कुकरेती ने यह भी कहा कि यदि इस मामले में कांग्रेस से जुड़े लोगों की भूमिका है तो पुलिस को निष्पक्ष जांच कर सभी तथ्यों को सामने रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बच्ची के मामले को गलत तरीके से इस्तेमाल करना गंभीर विषय है। यूकेडी ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई स्पष्ट हो सके। नहीं सर, नहीं, ऐसी कौन सी चीज है? अगर उत्तराखंड की पुलिस 24 घंटे में उसका वो कर देती है तो ये भी तो कर सकती है ना कि भाई कांग्रेस का होता, कांग्रेस के कौन लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की लड़की को इस तरह से बदनाम करना ये तो बहुत बड़ी बात है ना, तो करिए ना उनका, अगर वो गलत है तो। रुक करते अगली खबर का खबर देहरादून से, जहां चंपावत जिले के सामने आए 16 वर्षीय किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस मामले पर उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पुलिस की भूमिका और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें पीड़िता और उसके परिवार से मिलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि देहरादून से चंपावत पहुंचने तक पीड़िता और उसके भाई के बयान कई बार बदले गए हैं, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने आशंका जताई है कि पुलिस द्वारा पीड़िता को प्रभावित किया जा सकता है, जिसे उन्होंने गंभीर विषय बताया। रौतेला ने कहा कि यदि यह घटना सत्य है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यहां तक कि फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। वहीं यदि यह मामला किसी साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे शामिल लोगों और पीड़िता के पिता पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों का दुरुपयोग न हो सके। देखिए, परसों शाम दिन से ये खबर चलने लगी थी कि एक बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार 16 साल के बच्चे के साथ। ये दिल को दहलाने वाली घटना है और हम लोग पूरी रात में खुद ट्रैवल करके चंपावत पहुंचे। कल हम लोग जो एसपी रेखा यादव है उनसे भी मिले और हमको न बच्ची से और उसके पिता से नहीं मिलने दिया गया। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने कल भी पूछे और मैं वापस वही बात कर रही हूँ कि चंपावत से जब मैं वापस अभी आ रही थी तो मेरे मन में बहुत सारी और चीजें थी। रुक करते अगली खबर का खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली क्षेत्र के रैंतपुर गांव निवासी पंकज कुमार आत्महत्या प्रकरण में अब भीम आर्मी भी सामने आ गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मृतक पंकज के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी। मृतक पंकज परिवार का इकलौता सहारा था, जिससे उसके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
सहायता के बाद भीम आर्मी के पदाधिकारी सतपुली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। संगठन का आरोप है कि पुलिस द्वारा पंकज को प्रताड़ित किया गया है, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मामले पर एएसपी मनोज ठाकुर ने कहा कि प्रकरण की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। इस दौरान भीम आर्मी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने न्याय की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। देखिए, हम लोग उस पीड़ित परिवार के घर पे गए, उस महिला की जो स्थिति है, दर्दनाक स्थिति, उसको देखा और उसका एक लड़का, इकलौता लड़का, वैसे तो 4 भी किसी के हैं, तो माँ के लिए तो सारे बेटे बराबर होते हैं। भीम आर्मी की टीम जो है श्रीनगर से आई है, साउथ पुलिस थाने में है इस समय। और पहले हम जो है पंकज जो सुसाइड किया जिस लड़के ने, उसके घर गए, उसके माँ से मिले, उसके परिवार वालों से मिले। माँ का कहना तो ये है कि उसको जो है, एक तो वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे और डॉक्टर बंगाली पे। 2 दिन अगने में इन्होंने शादी भाई घर हम सामान कुछ नहीं चाहो, थोड़ा सामान लेना जाए चाहे बाजार, थोड़ा बंगाल दगड़ बालू एक्सीडेंट किए हुए बाल भी है। वे तो गिरफ्तार कर दिया, वे तो प्रताड़ित कर मौत मुख भर चल गया। मैं बाद में गुजरात में नौकरी करता था, मैं उसका चाचा हूँ और वो मेरे साथ अपनी दीदी की शादी के लिए घर आया था और घर के शादी के बाद ही वो अपने मन बहने के लिए घूमने गया था बाज़ार में। उसके साथ में ऐसा वो कार्रवाई हो गई सतपुली में। इस तरह से आज मतलब अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती है, ये हमारा मैसेज है। पार्टी बेस्ड का कोई उसमें वो नहीं है। हम ये है कि जो सभ्य समाज के लिए जो काम होता है और लोग इस तरह से घटना करते हैं, इसलिए हम ये आज एक होने के बाद सतपुली में इकट्ठा हुए हैं। और हमारे कहने का अर्थ ये है कि इस बच्चे को न्याय मिले और उस पीड़ित महिला को, बहन के लिए जो भी हमारी आर्थिक सहायता सी बात होती है, सरकार इस पर ध्यान दे कि अब उनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनका आगे क्या होगा। तो भगवान भाई, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। और आज यहाँ पर हम इसे रैतपुर गांव में श्रीनगर से यहाँ इस पीड़ित परिवार को एक संतावना देने यहाँ पर पूरी भीम आर्मी की जो टीम हमारी यहाँ पर आई है। हमारे साथ में यहाँ पर हमारे BL शाह जी हैं, रमेश भदौरे जी हैं, सोनू कुमार जी हैं और क्या कहते हैं केशंदर कुमार जी हो गए और बादल भाई हो गया और हमारे गिरीश चंद जी हैं। यहाँ हमारी श्रीनगर से टीम यहाँ पर इनकी पीड़ा को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। कि देखिए, जैसा कि विदित है कि 2 तारीख को पंकज कुमार निवासी रैतपुर गांव जिसकी हैंगिंग की वजह से मृत्यु हुई और लेकिन उसके द्वारा एक वीडियो डाला गया जिसमें पुलिस पे आरोप लगाए हैं, उसकी जांच जो है मुझको SSP महोदय द्वारा दी गई है। और उसमें मेरे द्वारा उसी दिन से 2 तारीख के बाद से ही मुझे लगातार इसमें मेरे द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।